कैसे हो? आज हम लोग रसायन विज्ञान में हुंड का नियम, नाम सुने होंगे, हुंड का नियम, हुंस प्रिंसिपल या हुंड का सिद्धांत। इसका एक अन्य नाम है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड की अधिकतम बहुलता का सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत इस प्रकार है कि ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, तो किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों भरने का क्रम क्या है। तो इसका बहुत इजी रूल है कि जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं और उनके स्पिन की दिशा समदिश होती है। यह ऐसा कार्य न्यूनतम ऊर्जा स्तर प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इनको इस तरह परिभाषित किया गया है, जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समदिश होते हैं। हम यहाँ एक उदाहरण पी उपकोष के द्वारा समझेंगे। पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तीनों कौन कौन हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन भरना है पी में P1 के लिए, यानी P1 के लिए, तो ये P1 के लिए पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। P2 के लिए, अब P2 के लिए समस्या होगी, 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया। तो ये भी हो सकता है कि नहीं, आप कहेंगे कि नहीं सर ये हम नहीं मानेंगे, हम ऐसे ही मानेंगे, ये इस तरह हम मानेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां ले गए, एक तो यहां ले गए। अब यहां जब इस तरह कर देंगे तो यहां ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है ड्यू टू स्टेबिलिटी, स्थायित्व के कारण। इसलिए यह गलत हो जाता है, यह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा ये कहती है कि जहां तक संभव हो किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अयुग्मित 0 है, यहाँ पर अयुग्मित 2 है, तो 2 0 से बड़ा है। तीसरा इलेक्ट्रॉन भरना है तो तीसरा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। दूसरे तरह से कैसे भर सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉनों को? तो 3 इलेक्ट्रॉनों कहेंगे सर हम ऐसे भर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 ग्रेटर देन 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, यहाँ 3 है, इसलिए ये गलत हो गया। इस तरह नहीं भरा जाएगा। आप हमारी बात समझ गए होंगे। इस तरह चौथा इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3, पहले समदिश एक दिशा में भरा जाएगा, चौथा ये देखिए ऐसे हो जाएगा। पांचवा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और छठा होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यहां पर आयत ऑर्बिटल को, जैसे px, py, pz ऑर्बिटल है, वह आयत द्वारा बनाया जाएगा। ये आयत द्वारा दर्शाया जाता है। और तीर इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करते हैं, यानी ये जो तीर दिखाया जा रहा है वह इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 तीर, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 तीर, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 तीर, 5 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 तीर, 6। और तीर की दिशा इलेक्ट्रॉनों की स्पिन की, स्पिन मीन्स एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज को प्रदर्शित करती है। ये क्लियर हो गया। यही है, जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होती है, या जहां तक संभव होता है पहले किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा। जब ये सारे समान ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों में बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसके बाद दूसरा युग्मन प्रारंभ होता है। यही हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है। एक उदाहरण देते हैं। किसी पी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उनका वितरण बताइए, समझाइए। किसी क्वेश्चन आ गया ये, किसी पी, तो
तो लिखेंगे हल इसका है पी उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो पी उपकोष के प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तथा तीनों अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों का स्पिन समदिश होंगे। समदिश स्पिन चक्रण एक दिशा में होगा। ये देखिए सही है। इसी तरह आप डी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उनका वितरण निकालिए। तो डी उपकोष के लिए 5 इलेक्ट्रॉन के लिए उसका वितरण निकाल दीजिएगा। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये अपने हिसाब कर लीजिएगा। नाइट्रोजन तत्व में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताइए। नाइट्रोजन तत्व, अब देखिए समस्या के पहले इसके लिए आपको नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जानना होगा। तो नाइट्रोजन होता है, क्या होता है? 7n। अब तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। तो देखिए ये इसका वितरण इस तरह होगा। ये पहला है 1s, ये 2s में केवल एक ऑर्बिटल होता है और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। p उपकोष में 3 ऑर्बिटल। तो यहाँ 1s2 है, ये 1s2 2s2 2p3 1 2। तो इसमें देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा। 1s2 है ये दोनों समान ऊर्जा अवस्था है। यानी 2s2 यहाँ पहला यहाँ जाएगा और दूसरा यहाँ जाएगा। 2 2 4 हो गया, इसमें 3 होंगे, 1 2 3। इस तरह नाइट्रोजन तत्व के इलेक्ट्रॉनों का वितरण आप यही होगा। अब इसे पूछा कि इसमें अयुग्मित नाइट्रोजन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? तो नाइट्रोजन में 1 2 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन हीलियम यानी परमाणु क्रमांक 1 से, क्वेश्चन लिख लीजिए, परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक के प्रत्येक तत्व के आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का वितरण दर्शाइए। जैसे 1 से 10 वाले कौन तत्व हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान तत्वों के आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयताकार आरेखों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पहले हम देखिए हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का देखिए ये है हाइड्रोजन। अब आप कह रहे होंगे कि यह सीढ़ी जैसा क्यों हम बना रहे हैं? तो सीढ़ी ये प्रथम ऊर्जा स्तर है, यह द्वितीय ऊर्जा स्तर है, तृतीय ऊर्जा स्तर है। यानी कि ये प्रथम ऊर्जा स्तर, ये द्वितीय ऊर्जा स्तर, ये तृतीय ऊर्जा स्तर। तो इलेक्ट्रॉन तो केवल हाइड्रोजन में यही रहते हैं, तो 3 हम क्यों बनाए? इसके पीछे कारण है कि हाइड्रोजन प्रथम ऊर्जा स्तर से, फर्स्ट ऊर्जा स्तर से अन्य ऊर्जा स्तर में एक्साइटेड हो सकता है। या आयनन ऊर्जा आप उसमें पीछे जाकर बोर मॉडल में आप देख लीजिए, वहां पर ऊर्जा के लिए सूत्र है। तो हम यही ऊर्जा स्तर, इसी को हम आयताकार बॉक्स द्वारा दर्शा रहे हैं। यहाँ पर 1 या हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1s1 होगा, यहाँ 2s होगा, यहाँ पर 2p होगा। हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ जाएगा। हीलियम में देखिए, हीलियम के लिए इसी तरह होगा। ऊर्जा स्तर 3 तो बना लेंगे। तो हीलियम का 2 होता है, तो 1s2 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 2s होगा, 2p होगा। इसी तरह आप लिथियम, 3 लिथियम के लिए, तो यहाँ लिथियम का ये है, लिथियम के लिए 1s2, तो ये हो जाएगा 2s1, ऐसे होगा 2s1। 4 बेरिलियम के लिए, तो बेरिलियम का इस तरह होगा,
1s2 2s2, यहाँ 2p, p में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, आद्य अवस्था का है। इस तरह आप आगे जैसे 5 बोरान का है तो 5 बोरान का ऐसे होगा, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2, और लिथियम का 1s2 2s1, लिथियम का इस तरह था। 5 का है 2, 2 इसमें हो गया, फिर 2 इसमें हुआ, फिर ये 5 हो गया। यही इसी तरह 6 कार्बन का, 6 कार्बन का फिर यहाँ हो जाएगा, 7 नाइट्रोजन का फिर यहाँ हो जाएगा, 8 का फिर यहीं रिपीट होगा, 9 10। आगे आप लोग अपने से इसको कंप्लीट कर लेंगे, करके जो है हमको भेजेंगे, इसको मैं चेक करूँगा कि आप आगे कर रहे। आगे आप देखिए हम यहाँ 5 कर लिए हैं, 5 मतलब यहाँ पहुँच गए हैं। 6 करेंगे तो 6 के लिए यहाँ पर हो जाएगा 6c, तो 6c 1s2 2s2 2p2 6, 7 नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, फिर 8 ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p 2 2 4 4 8, 9 जो है फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 और 10 नियान 1s2 2s2 2p6, 6 भर लेंगे हम। 10 का यहाँ बता दे रहे हैं, 10 नियान का देखिए इस तरह हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, तो यहाँ इस तरह हम भर लेंगे, ये हो जाएगा 1s2 हो गया, ये 2s2 यहाँ हो जाएगा 2s2, और 2p1 p2 p3 p4 p5 p6 2p6, तो ये नियान का हम बना दिए हैं। अब आपको जो है यहाँ नियान तक बोरान तक बना दिए हैं। अब कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का आप बनाकर बताएंगे। आगे आते हैं, थोड़ा सा छोटी चीज और सीख लेते हैं। आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वांटम संख्याओं का निर्धारण कैसे करते हैं उसको सीख लेते हैं। जैसे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे 3d5 लिखा गया है, तो यहाँ 3 जो होता है यह मुख्य क्वांटम संख्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, और d जो होता है ये d दिगंशी क्वांटम संख्या होता है, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या, d दिगंशी क्वांटम संख्या। तो इसको लिखते हैं n l x में। n क्या है, यहां पर n होता है, ये देखिए मुख्य क्वांटम संख्या, n देखिए मुख्य क्वांटम संख्या है, l जो है दिगंशी क्वांटम संख्या है, और x इलेक्ट्रॉन है, ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। जैसे 5p5 या 4 लिख दिए, तो क्या हो गया, इसमें मुख्य क्वांटम संख्या 5 हुआ, दिगंशी क्वांटम संख्या p हुआ, ये उपकोष p हुआ, ये और 4 जो है इलेक्ट्रॉन हुआ। p उपकोष के लिए देखिए s के लिए 0 लिखते हैं, p के लिए 1 लिखते हैं, d के लिए 2 लिखते हैं, f के लिए 3 लिखते हैं, जान लीजिए। अब यहां पर हम जैसे लिखे हैं 5p4, तो यहाँ n का मान हो जाएगा, n का मान 5 होगा और l का मान p लिखा है, तो p यहां से लेते हैं 1 होगा। अभी जो पिछला उदाहरण दिया गया था पिछले वीडियो में, तो क्वेश्चन जब दिया जाता था तो बच्चे जो है गलत लिख कर भेजते थे, ये अपने मन से। यहाँ देखिए ये निर्धारित, यहाँ d है 3d, तो 3 यहाँ पर n बराबर 3 हो जाएगा, और d देखिए d के लिए l बराबर 2 होगा, ये निर्धारित करता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जैसे चलिए बताइए
4f9 लिखा है। इसका मतलब है कि मुख्य क्वांटम संख्या यहां पर n बराबर 4 हुआ और l इससे निकालेंगे n l x। यल जो है ये बताएगा f का मान यहां पर 3 होता है और m का मान इस पर निर्भर है। ये नवा इलेक्ट्रॉन का निकालना है, नवे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। ये आगे क्वेश्चन है जैसे 1s2 2p6 3d8 4f12 प्रतीक से क्या जानकारी मिलती है। तो 1s2, अब देखिए यहां से 1s2 तो 2x हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। दूसरे इलेक्ट्रॉन का यस यहां पर उपकोष हुआ है, अधिकांशी क्वांटम संख्या, और n यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या होगा। इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन का ये मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, दिगंशी क्वांटम संख्या 0 है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। 2p5 तो यहां n बराबर 2, दिगंशी क्वांटम संख्या p के लिए 1 हुआ, पांचवें इलेक्ट्रॉन का। p उपकोष बताता है, ये उपकोष है और ये दिगंशी क्वांटम संख्या। इसी तरह इसका 3d8, 3 मुख्य क्वांटम संख्या, d दिगंशी क्वांटम संख्या 2 हो गई और 8 आठवां इलेक्ट्रॉन हो गया। 4f14 का भी इसी या 4f12 का भी लिख सकते हैं। 3d1 इलेक्ट्रॉन के लिए n तथा l क्वांटम संख्याओं का मान लिखिए। 3d1 तो n बराबर यहां पर 3 हो गया और l बराबर d दिया है यहां, तो d के लिए l का मान 2 होता है। d के लिए l बराबर 2 होता है। यहां उपकोष है, यहां देखिए, यहां पर आप ये सूत्र है, पीछे भी बताया चुका है। तो d के लिए 2 होता है। 2p6 अगर 2p6 इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। 2p6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन, अब देखिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 2p6 के हम निकाल रहे हैं। 2p6 निकालने के लिए हम देखते हैं थोड़ा सा। 2p6 यहां पर है, 2p6 है। अब देखिए ये है, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है ये। यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 2p1 तो n बराबर यहां पर देखिए, यहां से 2 हो जाएगा, यानी इसका मुख्य क्वांटम संख्या यहां 2 है। यहां पर l का मान 1 होगा, तो m का मान कितना होगा, +1 0 -1। तो यहां पर पहले m का मान जो होगा +1 होगा और पहला इलेक्ट्रॉन ये है, तो यस का मान +½ होगा। इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब दूसरा ये जाएगा कि ये जाएगा, देखिए ये जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो n बराबर 2 होगा, l बराबर 1 ही हुआ, m बराबर देखिए m बराबर यहाँ 0 हो जाएगा और s बराबर जो होगा +½ हो गया। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2 हुआ, l बराबर 1 हुआ, m बराबर, m बदल जा रहा है, -1 हुआ, s बराबर +½ हुआ। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2 ही रहेगा, l बराबर 1 हो जाएगा, m बराबर, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, तो ये होगा +1 और s बराबर -½ हुआ। इसी तरह पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर 0, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, s बराबर -½ और छठा n 6th के लिए n बराबर 2, l बराबर 1,
m बराबर छठा इलेक्ट्रॉन ये हुआ, m बराबर -1 और s बराबर -½ हुआ। इस तरह जो है हम इसके लिए निकालिए। इसी तरह नाइट्रोजन परमाणु के 7 इलेक्ट्रॉनों के लिए तो चारों क्वांटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 हो जाएगा, 2s2 होगा, 2p3 होगा। अभी पीछे बताया गया है, उसको देख लीजिए। नाइट्रोजन इसके मतलब इसमें 7 पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन, चौथे इलेक्ट्रॉन, 5वें, 6वें, 7वें, इसका निकाल कर भेजिए, हमको दिखाइए। सोडियम परमाणु में बाह्यतम कोष के लिए इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या निकलिए। तो सोडियम है 11 Na, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो 2 2 4 3 7, 6 2 8 2 10, 3s1 हो गया। तो 3s1 का निकालना है, इसको देख लीजिएगा। 3p5 निकाय के सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालिए, ये भी निकालिएगा अपने से। 3d10 निकाय के 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, स्केडियम 21 में अंतिम डाले गए इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालिए। जो छात्र इस प्रश्न को कर लेगा, हम मान लेंगे कि वह पढ़ने में बहुत ही शार्प माइंडेड है, क्योंकि प्रारंभिक चीज़ बाद में तो आप 1 महीना बाद तो इसको निकाल ही लेंगे, लेकिन जब पहले दिन आप पढ़ रहे हैं, नए गए हैं, और पहले दिन अगर इसका निकाल लेते हैं तो आप अवश्य ही बहुत ऊंचे पदों पर जाने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। आप अपनी प्रतिभा को पहचान लीजिए। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि आप जो अच्छा जो नहीं निकाल पा रहे हैं, घबराने की बात नहीं है अभी, चूँकि यह कुछ इसमें खास बात है जो कल अगले वाले वीडियो के बाद आप बहुत आसानी से इसको निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे तो निकाल लेंगे। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे हुंड नियम का अनुप्रयोग, उसमें आ जाएगा। इसको आप बहुत आसानी से अगली वीडियो के बाद निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।